हेलो फ्रेंड्स, सीटेट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर शिक्षक भर्ती की कोई भी तैयारी कर रहे हो, ये ऐसी टॉपिक्स है सीटीपी के जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग मनोवैज्ञानिक जो कि नैतिक विकास के सिद्धांतकार के रूप में जाने जाते हैं और एग्ज़ाम के साथ ही साथ हर एक क्षेत्र में जहाँ पर भी शिक्षक बनने के लिए कोई भी एग्ज़ाम होती है, वो ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसे सिद्धांतकार हैं जिससे प्रश्न बनते हैं, जिसमें पियाजे हो गए, बाइकोस्की हो गए और कोहलबर्ग हो गए। अन्य वैज्ञानिक भी हैं जिनकी मैं बात करती रहूँगी। आप सभी को बता दें इसके पहले कि पियाजे और बाइकोस्की की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिएगा। टाइमिंग इसकी रहती है 2 PM पे। ये वीडियो आप सभी को डेली देखने के लिए मिलते हैं। जब तक सीटेट एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, मैं आप सभी को वीडियोज़ देती रहूँगी, ठीक है। उसके साथ ही आप सभी को बता दें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे ये बनता है कि जो भी हम लोग थ्योरीज कंप्लीट करते हैं उनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें होना चाहिए। तो सबसे पहले मुख्य बिंदु की बात करते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग जो कि एक जर्मन मनोवैज्ञानिक है और यह जर्मन मूल के अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक है। इनके जो सिद्धांत है वह नैतिक विकास का सिद्धांत, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है इनका सिद्धांत है, जो कि बनता ही है एग्जाम में। मुख्य अध्ययन की बात करें तो उनका अध्ययन जो है हिंज नामक एक व्यक्ति पर आधारित है, जिनकी पत्नी एक विशेष प्रकार के कैंसर से बीमार थी। प्रयोग इन्होंने जो है 10 से 16 वर्ष तक के कुछ बालकों पर आधारित इन्होंने प्रयोग किए और जो इनके मुख्यतः 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, नैतिक तर्कड़ा और नैतिक दुविधा। जहाँ पर भी नैतिक तर्कड़ा या नैतिक दुविधा शब्द दिख गया वह जो है कोहलबर्ग से संबंधित होगा। अब नैतिक तर्कड़ा क्या होता है? उन्होंने कहा कि नैतिक विकास सीधी रेखा में न होकर नैतिक तर्कड़ा के परिणाम होता है। यानी नैतिक दुविधा, नैतिक तर्कड़ा वह अवस्था है जब व्यक्ति विरोधाभासी विचारों में से किसी एक को चुनने के लिए चिंतन करता है। नैतिक दुविधा इसी का एक भाग है, ठीक है। ये बात यहाँ पे बताई गई है। संबंध जो है कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक तर्कड़ा और नैतिक कार्यवाही में गहरा संबंध है। संरचना इन्होंने अपने सिद्धांत को 3 चरणों में प्रस्तुत किया है। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट स्टार्ट हो जाता है। इन्होंने अपनी जो सिद्धांत दिए हैं उनको 3 चरणों में यानी 3 स्तर में बांटा है और प्रत्येक 3 जो स्तर है उसको 2-2 उपचरण में बांटा है, यानी कुल मिलाकर के 6 उपचरण में डिवाइड किया है। 3 स्तर याद रखना है और 6 उपचरण किसने दिया है? 6 उपचरण किसने दिया है? तो ये दिया है कोहलबर्ग ने। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनका है जो पुस्तक है इनका है द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट में इन्होंने यह प्रकाशित किया सिद्धांत, ठीक है। अब हम चलते हैं इनके स्तर और उपचरण की ओर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें एग्जाम में प्रश्न ऐसे बनते भी हैं। इनकी जो अवस्थाओं की जो विशेषताएं हैं उससे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहली अवस्था और उसका नाम भी आपको याद होना चाहिए, अन्य नाम जैसे पूर्व परंपरावस्था, इसको रूढ़ी पूर्व अवस्था भी कहा जाता है, ठीक है। इनकी जो आयु इन्होंने माना है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही आप सभी को बताया कि इन्होंने 10 से लेकर के 16 वर्ष तक के बालकों पर अध्ययन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आयु सीमा की बात करी, जो 4 से 10 वर्ष जो है इन्होंने माना पूर्व परंपरागत अवस्था। विशेषता क्या है? शून्य नैतिकता, बच्चे के चिंतन का स्वरूप समाज और उसके परिवेश से निर्धारित होता है। उपचरण की बात करेंगे, इनकी अवस्थाएं मैंने पहले ही बताया था कि पहले स्तर, ये आप स्तर की बात की। अब इनकी 2 उपावस्थाएं की बात करेंगे, जिसमें एक है दंड तथा आज्ञापालन अभिमुखता और दूसरा है आपका आत्मरुचि एवं प्रतिफल अभिमुखता। तो चूंकि मैंने इसको खुद से बनाया, मेरे हैंड नोट्स है, मैं आप सभी को बता दूं मेरे हैंड नोट्स जो थे उसको मैंने जो है इसको PDF के थ्रू यहाँ पे बनाया हुआ है, तो इसलिए उस तरीके से डायग्राम नहीं बन पाया है, बट कोशिश मेरी यही थी कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा कि जो कोहलबर्ग ने उन्होंने 3 जो है स्तर बताए, जिसमें पूर्व परंपरागत अवस्था, दूसरा है उनका परंपरागत स्तर और तीसरा है उत्तर परंपरागत स्तर। पूर्व परंपरागत स्तर को भी उन्होंने 2 भागों में बांटा है, एक दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता और दूसरा अंक आज्ञा एवं दंड अवस्था, ठीक है यहाँ पे। और फिर उसी के साथ ही परंपरागत अवस्था में भी ऐसे 2 भाग में बांटा है, प्रशंसा की अवस्था, कानूनी व्यवस्था की अवस्था। और उत्तर परंपरागत में भी उन्होंने समाज के साथ संबंध और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, यानी 2-2 उपचरण में डिवाइड किया है। तो पहला भी हमने बात किया कि पूर्व परंपरागत अवस्था में जो 2 उपचरण है उनके दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता और दूसरा है आत्मरुचि एवं प्रतिफल अभिमुखता साधन सापेक्ष। ये पॉइंट्स आपको याद है, अगर अंदर का आपको नहीं याद है तो कम से कम हेडिंग्स आपको याद होनी चाहिए। दूसरा हम बात करेंगे परंपरागत, जिसको रूढ़िवादी अवस्था भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको रूढ़िवादी अवस्था भी कहा जाता है। इसकी जो एज है वो है 10 से लेकर के 13 वर्ष तक। इसकी जो मुख्य विशेषता है वह सामाजिक नैतिकता,
ठीक है। मतलब बच्चा जो होता है वो सामाजिक क्षेत्र में आ जाता, समाज में आने लगता है। 10 से 13 वर्ष तक के बच्चे देखते होंगे समाज में धीरे धीरे आने लगते हैं और सामाजिक में होने वाली घटनाओं को भी देखता है, समझता है। जहाँ पे कहा जा रहा है इनके जो उपचरण है जिसमें है परस्पर स्वर अभिमुखता, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था, ये इतना ही पूछ लेता, जरूर ये ना पूछ करके इतना पूछता अच्छा लड़का अच्छी लड़की किस स्टेज में देखने के लिए मिलते हैं कोहल वर्ग के। आपको पता होना चाहिए कि परंपरागत अवस्था यानी उसके जो बीच की स्टेज है 10 से 13 वर्ष की जो एज है, इसमें बच्चा दूसरों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करता है, अनुकरण और प्रशंसा की अवस्था होती है। ठीक है। टिफिन शेयर करने का उदाहरण जैसे होता है, ये एग्जाम्पल बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, तुम अपना टिफिन से मुझे से शेयर करो क्योंकि मैंने कल तुमसे शेयर किया था। तो ये जो होता है परस्पर स्वर अभिमुखता के गुण देखने के लिए मिले। दूसरा इनका कानून एवं व्यवस्था अभिमुखता। तो यहाँ पे अगर दूसरा स्तर की बात करें तो दूसरा स्तर था परंपरागत रूढ़ी अवस्था, जिसके दो उपस्तर है, उपचरण है, जिसमें ये है एक परस्पर स्वरूप अभिमुखता, दूसरा है कानूनी एवं व्यवस्था अभिमुखता। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो तीसरा जो उनका स्तर है वो है उत्तर परंपरागत अवस्था और इसका लास्ट स्तर। ठीक है। उत्तर रूढ़िवादी अवस्था इसके दूसरे नाम है, जिसकी सीमा आयु सीमा बताएगी वो 13 से 18 वर्ष तक। अब हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप आसानी से समझ पाएँ। चलिए हम आप सभी को स्टार्ट करके बताते हैं। यहाँ पे जो है लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया है, मैं पूरा लिख नहीं पाऊंगी बट आप सभी समझिएगा जरूर। नैतिक विकास का जो इन्होंने सिद्धांत दिया है, इसमें इन्होंने 3 स्तर बताए हैं। कौन से 3 स्तर बताए हैं? ठीक है, जिसमें इन्होंने पूर्व परंपरागत अवस्था बताया है, पूर्व मैं लिख रही हूँ उसको समझिएगा। फिर उसके साथ ही परंपरागत स्तर बताया है इन्होंने, परंपरागत स्तर, परंपरागत और एक उत्तर परंपरागत। ठीक है, उत्तर परंपरागत। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे कर दे रही हूँ। अब जो पूर्व परंपरागत स्तर बताया है इसमें उन्होंने 4 से 10 वर्ष तक एज बताई है, 4 से 10 वर्ष, 10 से 13 वर्ष तक इसकी एज बताई है। और इसके साथ ही यह जो इसकी एज बताई है 13 से 18 वर्ष तक, ये इसकी एज बताई है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो पूर्व परंपरागत स्तर है, ये तो 3 स्तर हो गए। अब इनके दो दो उपचरण है, इनके भी 2 उपचरण है, इनके भी 2 उपचरण है और इनके भी 2 उपचरण है। इनके जो 2 उपचरण है इसमें पहला है अहंकार की अवस्था और दूसरा है जो है आज्ञा एवं दंड की अवस्था। वहीं पे यहाँ पे इनकी बात करें जो परंपरागत स्तर में आता है उसमें है एक है प्रशंसा की अवस्था और दूसरा जो स्तर है उसमें है जो है कानूनी व्यवस्था की अवस्था। वही तीसरा स्तर है जो उत्तर परंपरागत अवस्था में, इसमें पहला है समाज के साथ संबंध और दूसरा है सार्वभौमिक समाज सिद्धांत अभिमुखता। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको पता होनी चाहिए। यहीं पे मैंने लिख भी रखा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। ये सारे पॉइंट्स जो है एग्जाम में पूछ सकते हैं इस तरीके से कि इसे किसने दिया है, तो ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। और ये लास्ट स्टेज का जो तीसरा वाला हम बता रहे हैं जिसमें सामाजिक अनुबंध अभिमुखता और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता, ये दोनों पॉइंट जो है नैतिक विकास सिद्धांत के उत्तर परंपरावादी स्तर में आते हैं, जिसकी एज है 13 से 18 वर्ष। ठीक है, यहाँ पे इसकी एज और इसकी विशेषताएं भी हमने को बताई। तो यहाँ पे जो है नैतिक विकास का सिद्धांत जो है कोहलबर्ग का, ये 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे जो कि मैंने चर और कोहलबर्ग में यही आपको याद रख जाइए कि 3 स्तर है, 6 उपचरण है और कौन कौन सी विशेषताएं किस स्टेज में पाई जाती, इससे प्रश्न बनते हैं। इसके पहले जो है मैंने कोहलबर्ग, जीन पियाजे और उसके साथ ही ये लॉरेंस कोहलबर्ग, सॉरी फ्रेंड, पियाजे और बाइगोत्स्की और कोहलबर्ग, ये तीनों जो है यहाँ पे आप सभी के कंप्लीट मैंने कर दिया। अब आप सभी मुझे बताइएगा कि अगर इन तीनों को इंक्लूड करके एक साथ करके एक ही क्लास में चाहिएगा तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही अगर इसके MCQ चाहिए तो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। PYQs मैंने करा दिए हैं, बट उसके बाद भी अगर आप चाहते हैं कि और भी अच्छे से PYQs जो कि और भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि उतना तो जानते हैं कि बहुत पहले से एग्ज़ाम होते हैं सीटेट के, तो मुझे बताइएगा। तो उसमें से मैं आप सभी को एक एक करके MCQ जो है देती रहूँगी और PYQs भी मैं से दूँगी। तो बट आप अपना प्यार सपोर्ट्स बनाए रखेंगे, साथ ही हमारी मेहनत पर अगर आप एक लाइक देते हैं ना तो मुझे ऐसे लगता है कि हाँ मेरी मेहनत जो मैंने किया है ना वो उसको सफल हुई है। बट ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है कितना ज़्यादा हमें सपोर्ट करते हैं। बात ही साथ ही अगर इस बार सीटेट क्वालिफाई करना है तो मजबूत बनना पड़ेगा, अभी से आपको मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत करने से आपको चूकना नहीं है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा बात होगी, लेकिन हाँ अपनी तैयारी रोज़ ऐसे बनाए रखिए और डेली दोपहर में 2 बजे ये वीडियोस जरूर देखा करिएगा। 2 PM पे मेरी वीडियोज आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगी। तो ये तीनों वीडियो जरूर देखिएगा और चैनल पे प्लेलिस्ट में मैं बना दूंगी, वहाँ से आप देखिएगा। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।